मेरे साथ रिकॉल कर लो। 1861 में जो गवर्नर जनरल है या वाइस रॉय है, पहला वाइस रॉय, ठीक है, वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। 62 से 63 तक आपका एल्गिन है, ठीक है, एल्गिन 1 आ गया, से एक ही साल का वो पीरियड है उसका। 63 से लेकर और कब तक का पीरियड है? 63 से कब तक का पीरियड है? 69 तक जाएगा ना। 63 से लेकर 69, 6 साल किसका पीरियड है? ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस का है, जॉन लॉरेंस, ठीक है। 69 से 72 तक का पीरियड, जब वो मारा गया मायो। 72 से लेकर और 76 तक का पीरियड नॉर्थ ब्रूक का, ठीक है, ओके। और 76 से लेकर 80 तक का पीरियड जो है लैटिन का। 80 से 84 तक का पीरियड रिपन का। 84 से लेकर 88 तक का पीरियड जो है वो डफरिन। 85 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, ठीक है ना। तो ये कम से कम इतना पीरियड आपको याद रखो। मेन कुछ इवेंट याद रखो। चलो ल्यूसेंट से ही याद कर लो यार, ल्यूसेंट ही मैं कर दे रहा हूँ, उससे याद कर लो, कम से कम कुछ चीजें तो याद कर लो। देखिए, गवर्नर जनरल एंड द वाइस रॉय में लॉर्ड कैनिन है। आवाज आ रही है मेरी? लॉर्ड कैनिन 1858 से लेकर और 1862 तक का पीरियड जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास होता है उसमें, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। and which proved to be a landmark in the constitutional history of India. दूसरा, इंडियन पीनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब द इंडियन पीनल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज पास 1859 के अंदर। इंडियन पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह पास होता है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंदर पास होता है। और उसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है क्या इंडिया के अंदर क्या इंट्रोड्यूस होता है? इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस होता है, और ये 1858 के अंदर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है, मैंने पहले भी बताया था कि इनकम टैक्स पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1858 के अंदर। हाई कोर्ट का जो एक्ट आया 1861 में आया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 1860 के अंदर 1860 के अंदर जो है आपका इंडियन पीनल कोड बना, मतलब लागू हुआ है, ठीक है ना, बना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया है। और उसके अलावा जो है आपका ये बॉम्बे मद्रास के अंदर, बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, तीन जगह पे यूनिवर्सिटी फाउंड की गई है 1857 में। इंडिगो राइट हुआ है 1860 के अंदर। तो ये सब लॉर्ड कैनिन के टाइम पर हुआ है। और इसके बाद में आता है लॉर्ड एल्गिन। एल्गिन के टाइम पर कुछ बहुत खास नहीं हुआ है। 1862 से 63 तक ही रहे हैं। यहाँ पे एक पेन इस्लामिक मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट हुआ था, जिसमें इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाया जाता था, प्योर इस्लाम की तरफ, ठीक है ना। कम बैक टू द प्योर इस्लाम। इसमें क्या नाम है आपका, वहाबी मूवमेंट के अंदर जो है जितने जो इस्लाम के अंदर मुसलमानों के अंदर जो है खराबियां पैदा हो गई थी, उसके खिलाफ जिहाद करने की बात की गई थी। उसके अंदर जो है प्यूरिफाई करने का अपने आप को बात की गई थी। ये शुरू हुआ है एल्गिन के टाइम पर। उसके बाद में सर जॉन लॉरेंस का पीरियड है 64 से 69 तक का, ध्यान रखिएगा। इसमें टेलीग्राफ कम्युनिकेशन ओपन किया गया यूरोप से। टेलीग्राफ कम्युनिकेशन यूरोप किया गया। हाई कोर्ट जो एक्ट आया था उसके तहत 1865 के अंदर हाई कोर्ट स्टेब्लिश किए गए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर, दैट यू मस्ट नो। उसके अलावा जो है एक्सपेंडेड कैनाल वर्क एंड रेलवे भूटान वॉर 1865 के अंदर होता है। और स्टेट मैनेज रेलवे बनाने की बात जो है जॉन लॉरेंस करता है। और इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसको बनाता है, और नेटिव जुडिशियल सर्विसेज को भी जो है रिकॉग्नाइज करता है। ये सारे काम जॉन लॉरेंस के अंडर में 64 से लेकर 69 तक का पीरियड इनका रहा है। इसके बीच में एक्टिंग प्रेसिडेंट्स रहे हैं, ठीक है ना, एक्टिंग मतलब गवर्नर जनरल्स रहे हैं। उसके अलावा जो है आपका लॉर्ड मायो का पीरियड 69 से लेकर 72 तक का। ये बंदा जो है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया करने की कोशिश करता है। मायो कॉलेज अजमेर के अंदर बनाता है फॉर प्रिंसेस, और स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ये बनाता है। एंड ही वाज द ओनली वाइस रॉय, यही एक ऐसा वाइस रॉय है जो अपने ऑफिस में मारा जाता है। एक कन्विक्ट होते हैं शेर अली अफरीदी। कौन?
शेर अली अफरीदी वो मार देते हैं इसको। और ये इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे, स्टेट रेलवे भी इसके टाइम पर होता है। 72 तक का पीरियड इनका है। और उसके बाद नॉर्थ ब्रूक का पीरियड है 72 से 76 का। और मैंने आपको एक पीजेंट मूवमेंट एक बताया था, कुका मूवमेंट पंजाब के अंदर, वो जो है कुका मूवमेंट जो होता है वो इनके टाइम पर होता है। 72 से 76 तक का पीरियड बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड नहीं रहा है। उसके बाद आपको पता है कि सबसे इनफेमस, सबसे बदमाश, सबसे ज्यादा जिससे इंडियन नफरत करते हैं वो बंदा आता है जिसका नाम है लॉर्ड लेटन। किसका नाम है? जिसका नाम क्या है? लॉर्ड लेटन। लॉर्ड लेटन जो है मोस्ट इनफेमस बंदा है। ये गवर्नर जनरल बनता है और ये फ्री ट्रेड एंड जो है ये परसू करता है फ्री ट्रेड पॉलिसी, मतलब अंग्रेजों की चीजों को फ्री, ठीक है, अबॉलिश करता है बहुत सारी ड्यूटीज। कौन से? 29 ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर, ठीक है ना। ओके, जिससे जब भी एक्सपोर्ट होगा तो इंडिया का वेल्थ और ज्यादा ड्रेन होगा। उसके अलावा 1877 के अंदर ये ग्रैंड दरबार लगवाता है और उस समय जब सिवर फमाइन से इंडिया जूझ रहा था, ठीक है। उसके अलावा ये रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पास करवाता है और उसके तहत क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद का खिताब देता है। केसरे हिंद का मतलब है एम्प्रेस ऑफ इंडिया। आर्म्स एक्ट लेकर आता है जिसमें इंडियंस को आर्म्स का लाइसेंस लेना कंपलसरी करवा देता है 1878 के अंदर। उसके अलावा मोस्ट फेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लेकर आता है, जिसको मैं बता चुका हूं कि इंडियन प्रेस के ऊपर जो लगाया जाता था उनको कन्फिस्केट करने के लिए। उसके अलावा ये जो स्टेचुटरी लिमिट होती है सिविल सर्विसेज में, एज लिमिट, उसको लोअर करके 19 साल करता है। क्यों 19 साल करता है? क्योंकि ताकि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट ना कर पाए, ठीक है। सेकेंड अफगान वॉर, क्योंकि इंडियंस थोड़ा लेट में पढ़ाई शुरू करते थे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाए उनके लिए। सेकेंड अफगान वॉर जो है दैट वाज प्रूव्ड अ फेलियर। सेकेंड अफगान वॉर करता है जो कि फेलियर प्रूफ होता है। इससे इंडियंस बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए और उनके अंदर और ज्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग आई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध हुआ और भी जो इसने लाइसेंस एक्ट लेकर आया उसका विरोध हुआ। फेमाइन के टाइम पर इतना बड़ा ग्रैंड दरबार लगाया उसका विरोध हुआ। यानी लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज थे, बहुत ज्यादा दुखी थे और उन दुखों पे मरहम लगाने के लिए कोशिश करके भेजा गया लॉर्ड रिपन को। किसको भेजा गया? लॉर्ड रिपन को भेजा गया। लॉर्ड रिपन जो है वो आता है 1880 से लेकर 84 तक का पीरियड है। क्या हुआ है उसमें? कोई दिक्कत? क्या है? नहीं, सक्सेस नहीं हुआ है। कौन से में लिखा है? नहीं, अब ये देखिए, अफगान वॉर जो है, देखो अफगान में इन थेरी आपको मैं बताता हूँ, तो ये बात जो है अफगान के अंदर जाके कोई भी पूरी तरह सक्सेसफुल कभी नहीं रहा है। हाँ, देखिए अमेरिका घुसा अभी रिसेंटली, तो भी अब कहोगे अमेरिका सक्सेसफुल हुआ है? ह्यूमिलिएट होकर बाहर हुआ है। तो जब भी कोई अफगान के अंदर घुसा है, अफगान में कोई जीत के नहीं आया है, ठीक है। तो ये इट वाज अ फेलियर, इसको आप कहेंगे। उसके अलावा लॉर्ड रिपन फेलियर एकदम पूरी तरह नहीं कहेंगे, कुछ टेरिटरी मिल गई थी लेकिन आपका नुकसान बहुत हुआ है उसमें, ठीक है ना। सो इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल वन। उसके बाद में लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 84 तक का पीरियड है, जिसके अंदर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 18 को रिपील कर देता है। रिपील मतलब खत्म कर देता है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लेटन लेकर आता है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में लेकर आता है जिसमें लेबर की कंडीशन को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में पास होता है, जिसको इसलिए कहा जाता है इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रिजोल्यूशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पास होता है। हंटर कमीशन अपॉइंट किया जाता है फॉर द एजुकेशन रिफॉर्म इन 1882 एंड इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी इसी टाइम पे होती है। अब आप लोगों को जानना होगा कि इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी क्या होती है। मैंने बताया था आप लोगों को, क्या सबको पता है कि जो इंडियन नेटिव्स हैं, या क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, कि जब क्या नाम है जो इंडियन नेटिव्स हैं उनको भी इंडियन जो क्या नाम है जजेस हैं वो ब्रिटिश नेटिव्स को, यूरोपियन नेटिव्स को भी ट्रायल करें। यानी उनका केस जो है वो इंडियन जजेस के पास भी आए, ठीक है ना, वो भी ट्रायल कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ना, हमें कोई भी बंदा, मतलब एशियन के अंदर हमेशा सुप्रीमेसी वाली बात थी, ठीक है ना, हमें कोई भी बंदा वो नहीं करेगा जो हमारा मतलब इंडियन हो या वो ट्रायल नहीं करेगा, हमें ब्रिटिश जज ट्रायल करेगा। और इसलिए कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से ये बिल वापस लेना पड़ा। मतलब ये जबकि रिपन चाह रहे थे कि इंडियन जज जब क्वालिफाइड है, व्हेन द इंडियन जज इज क्वालिफाइड देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, ही इज क्वालिफाइड, उसने कॉमन लॉ ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर वो क्वालिफाइड है तो वो ट्रायल करेगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन वो लोग रेशियल सुप्रीमेसी की वजह से कि उसको यूरोनर कहें हम, समझ रहे हो ना, वो रिस्पेक्ट दें वो वाली, वो इस वजह से, जैसे आप लोगों ने उसमें देखा, जो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखा स्लेवरी वाला, उसी तरीके से यहाँ भी कहानी है।
तो लॉर्ड रिपन का पीरियड है 1880 से 84 का, काफी कुछ उसने किया, रिपील किया, काफी अच्छी भी चीजें करने की कोशिश की। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, लेकिन वो नहीं वो कर पाए और फाइनली इल्बर्ट बिल वापस ही लेना पड़ा 1883 के अंदर। लॉर्ड डफरिन आए, थर्ड बर्मिश वॉर वहां पे होता है, जो अपर एंड लोअर बर्मा 1885 के अंदर एनेक्स करता है। और 1885 के अंदर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो लॉर्ड रिपन ने जो उसने किया था, लॉर्ड लेटन ने, अब ध्यान से समझिएगा, जो लॉर्ड लेटन ने अपनी पॉलिसीज अपनाई थी, उसकी वजह से उस प्रॉब्लम की वजह से, यानी जो उसने जो चीजें की थी और जो इंडियंस को प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से इंडियंस के अंदर नेशनलिस्ट वाली फीलिंग डेवलप होने लगी थी। वर्नाकुलर प्रेस जो था वो काफी कुछ नेशनलिस्ट बातें लिखता था, और लोग जो है वो राइवल होने लगे थे, जो लोग एकदम मतलब छोटी छोटी यूनियन बनाकर, और चाहे वो मतलब बाई हुक बाई फोर्स और बाई डिप्लोमेसी जैसा भी हो सकेगा, ठीक है ना, वो कोशिश कर रहे थे कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करना है, ठीक है ना। वो दैट रिवॉल्ट कैन बी सिविल और दैट कैन बी जो है हथियार उठाकर भी वो लोग कर सकते थे, गेटिंग। हम तो ये यहाँ पे जो है आपने देखा कि एक कांग्रेस के बनने से पहले तक क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन गवर्नर जनरल आए हैं, कौन कौन आए हैं भैया, अब याद हो गया। एल्गिन वन, जॉन लॉरेंस, मायो, ठीक है, मायो के बाद नॉर्थ ब्रुक के बाद लेटन, लेटन के बाद रिपन, और रिपन के बाद डफरिन, ठीक है ना, याद हो गया। तो ये आप याद कर लेंगे। और यहाँ तक, अब यहाँ पे होम ने क्या सजेस्ट किया कि बनाओ भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो काम करेगी, वो डिमांड करेगी। अब 1884 से लेकर 94 का पीरियड है, जिसके अंदर फैक्ट्री एक्ट 1891 आता है, फैक्ट्रीज के वर्कर्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। सिविल सर्विसेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट। इंपीरियल मतलब जो आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, प्रोविंशियल मतलब पीसीएस वाला, और सबऑर्डिनेट वाला एसएससी वाला, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लेकर आया जाता है, जो आपको पता है, मैंने बताया था, इसमें इनडायरेक्टली इलेक्शन का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपको मैंने बताया था इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। अपॉइंटमेंट डूरांड कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, और आपको पता है डूरांड कमीशन, डूरांड लाइन कहां से कहां तक है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, या आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है ना। तो ये डूरांड जो कमीशन बनाई गई थी वो 1893 के अंदर, इसको कहा जाता है बाउंड्री कमीशन। और ये बाउंड्री कमीशन डूरांड कमीशन के नाम से जानी जाती है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में 1893 में ड्रॉ किया गया था बाउंड्री, ठीक है ना। और डूरांड कमीशन याद रखिएगा, डूरांड लाइन को याद रखिएगा, डूरांड लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, क्लियर है। ये ध्यान रखना, जैसे रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है और इंडिया बांग्लादेश के बीच में है, उसी तरह ये है। और इंडिया चाइना के बीच में क्या है, मैकमोहन लाइन है, ठीक है, याद रखेंगे। एल्गिन 2 आता है इसके बाद में, एल्गिन कैनिन के बाद अब एल्गिन 2 आया है 1894 से 99 तक। इसके टाइम पे बिरसा मुंडा अपराइजिंग, जो मैंने ट्राइबल मूवमेंट के बारे में बताया था कि वो हुआ था 1899 के अंदर। और उसके अलावा जो है बिरसा मुंडा वगैरह वहां पे लड़े थे, आपका पता है छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह में। और कन्वेंशन लिमिटिंग द फ्रंटियर बिटवीन चाइना इंडिया, इंडिया के अंदर और चाइना के बीच में जो लाइन ड्रॉ की जाएगा काम इस समय शुरू हुआ है एल्गिन 2 के टाइम पे 1894 से 99 तक, 94 से 97 तक आता है। उसके लिए लॉयल कमीशन अपॉइंट किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि फेमाइन के लिए 1897 के अंदर कौन सा कमीशन अपॉइंट किया गया था, दैट वाज लॉयल कमीशन, ठीक है, लॉयल कमीशन अपॉइंटेड आफ्टर फेमाइन 1897। और ये आप याद रखेंगे कि ये पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके अलावा दो ब्रिटिश ऑफिशियल रैंड और क्या एमहेस्ट को जो है चापेकर 1897 के अंदर क्या कर दिया था, they were assassinated, okay, assassination कर दिया था, मार दिया था। और उसके बाद में 1899 से लेकर 1905 का जो पीरियड है, दैट इज द पीरियड ऑफ कर्जन। और यहाँ तक हमें आना है। इसमें क्या होता है कि इसमें कर्जन के टाइम तक आते आते हॉस्टाइल हो चुके होते हैं इंडियंस, और इनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अच्छे से खेलनी होती है। तो यहाँ पे ये क्या कर्जन क्या खेल खेलते हैं, 1899 से लेकर 1905 तक का पीरियड जो है वो कर्जन का पीरियड है। ये पुलिस कमिश्नर 1902 के अंदर एंड्रू फ्रेज को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, पूरे प्रेस कमीशन बनाते हैं, पुलिस कमीशन बनाते हैं, अपॉइंट करते हैं पुलिस कमीशन
1902 में अंडर द एंड्रयू फ्रेज सेटअप करते हैं यूनिवर्सिटी कमीशन। मैंने बताया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 के अंदर, जिसके तहत, और वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। उसके अलावा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 लेकर आता है, पास करते हैं। इंडियन कॉइनेज पेपर करेंसी एक्ट 1899, जो इंडिया का जो पेपर करेंसी होती है, और कॉइनेज एक्ट, ये जो जिससे गवर्न होता है आज भी, वो 1899 के ही मेन रूल्स हैं, ठीक है, ओके। और इंडिया को गोल्ड स्टैंडर्ड पे रखता है, पुट इंडिया ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड। आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने, वो जानते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब जितना रुपया छापना होता था पहले, उतना गोल्ड रखना पड़ता था, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक के पास, तो तब जाके रुपया आप छाप सकते हैं। यानी कि अगर करेंसी छापना है तो उतना गोल्ड रखना पड़ेगा। ये पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, अब गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन पहले था, ओके। अब मिनिमम रिजर्व से सारे खेल हो रहा है, वो बताऊंगा, वो आप इकोनॉमी में समझोगे। उसके अलावा 1905 में मैंने बताया था कि बंगाल का पार्टीशन होता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कर्जन का। और एक ये आइडिया, जो विक्टोरिया मेमोरियल आप लोगों को पता है कलकत्ता के अंदर है, ठीक है ना, ये इसका आइडिया, ये बनवाया नहीं है, विक्टोरिया मेमोरियल बनवाने का आइडिया जो है वो इसके अंडर में आया था, लेकिन इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो 1906 में पड़ा, और वो ओपन हुआ 1921 में, ठीक है। तो आप लोगों को कर्जन तक की बात समझ में नहीं है, तो आप बताइए मुझे, क्या आपको समझ में आ गया कि डफरिन के बाद लैंसडाउन 1888 से 94 से 99 तक जो है एल्गिन 2, और उसके बाद में कर्जन 99 से 1905, याद हो गया। 88 से 94 तक कौन है? लैंसडाउन। लैंसडाउन के अंडर में याद रखिएगा, डाउन मतलब डूरांट, लैंसडाउन, डाउन क्या करेगा? डूरांट करेगा, ठीक है, अफगानिस्तान वाला वो सारी बात करेगा। एल्गिन 2 के टाइम पर चाइना वाली कहानी शुरू हुई है, ठीक है, एल्गिन 2, ओके। तो एल्गिन 2 94 से 99, 5 साल ये रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 साल लैंसडाउन रहा है, 5 साल जो है एल्गिन रहा है, और कर्जन भी जो है 6 साल तक रहे हैं, ठीक है ना, 6 5 6, ओके। तो अभी अगर आप लोगों को मैं रिकॉल कराऊं कि सबसे पहले कौन? एल्गिन 1, मतलब कैनिन के बाद एल्गिन 1। एल्गिन 1 कब से कब तक है? 62 से 63, ठीक है, ठीक है, 60, और फिर उसके बाद में 64 से लेकर और 69 तक, 69 तक, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस, ठीक है। जॉन लॉरेंस के बाद में 69 से 72 तक मायो, ठीक है, 72 से 76 तक आपका नॉर्थ ब्रूक, ठीक है, 76 से लेकर 80 तक लॉर्ड लेटन, 80 से 80 तक रिबन, ठीक है, 84 से 88 तक डफरिन, 88 से 94 तक लैंसडाउन, 94 से 99 तक एल्गिन 2, और 99 से 0, ये तो सबको पता है, 19 से लेकर 1905 तक कौन? कर्जन, ठीक है, ठीक है ना। कर्जन कर्ज था, उधार था, किसका? वेलेस्ले का। 100 साल बाद आके देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है, और यहाँ पे इसी टाइम पर, ये पीरियड जो है जिसमें ये लोग अपना कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पर, मतलब देखिए दोनों मिक्स डेवलपमेंट्स हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो कि मतलब बदमाशी कर रहे हैं, तो कुछ लोग सही भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पीरियड में फिर ये कंफ्यूजन वाला पीरियड है। तो जो मॉडरेट है, यानी कंफ्यूजन वाला पीरियड है, बात इस बात को समझिए, दिस इज द पीरियड ऑफ कंफ्यूजन, पीपल आर नॉट क्लियर। हमारे जो रिवोल्यूशनरीज हैं वो भी क्लियर नहीं है कि करें क्या है। तो जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई है, वो प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है, वो डिमांड कर रही है, वो प्रेयर कर रही है, वो पिटीशन कर रही है, वो रिजोल्यूशन भेज रही है पार्लियामेंट में, और इंडियन काउंसिल के अंदर, मतलब वो डिमांड कर रही है कि हमें बजट डिस्कस करने की पावर दे दो, ठीक है ना। अब ये मॉडरेट फेज है, लेकिन लेटन ने जो काम किया, और फर्दर फिर कर्जन की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आ गई, उस सब से नाराज होकर जो कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे यंग लोग डेवलप हुए, जो कि मॉडरेट लोग, जो लोग मतलब अर्ली कांग्रेसी थे, उन लोगों के सक्सेस से खुश नहीं थे। वो जैसे बेटा बड़ा होता है तो कहता मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या, सेम वही मैं भी कभी कभी कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किया ही क्या है, मैं कहता हूँ पापा ऐसा गलत करते वैसे गलत करते। तो देखो हर बाप को, और मेरा बेटा भी मेरे बारे में कहेगा कि बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनरेशन चेंज हो जाती है, सोच चेंज हो जाती है। तो वो ये कहते हैं कि मतलब जैसे अभी तो मैं अपने बच्चों को सबसे इंटेलिजेंट लग रहा हूँ, और लगता भी है, बचपन में बाप हीरो लगता है, लेकिन जैसे जैसे एज आती है तो कन्फ्लिक्ट आने लगता है सोच में,
और फिर अगर उसको कॉप अप ना किया जाए, ठीक है, तो बच्चा आपको बेवकूफ समझने लगता है। और एक टाइम आता है तो उसको कहता है, मतलब एक टाइम होता है जब बच्चा कहता है कि मेरे पापा को सब कुछ पता है, मेरे पापा तो हीरो हैं। फिर धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट आता है, पापा को कुछ नहीं पता है। एक टाइम आता है जब कहता है पापा को कुछ भी नहीं पता है, मेरे पापा को कुछ नहीं पता है। वो क्या, आपने अपडेट नहीं किया अपने आप को। और वो उसमें कुछ बहुत बहुत बातें सही भी होती हैं। एक्सपीरियंस इज अनदर थिंग, लेकिन बहुत बार अगर अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं आप एजुकेशनली, स्पिरिचुअली या जिस भी तरीके से, तो एक लिमिट आएगा जब आपका बच्चा आपसे क्या कहेगा, एक टाइम आएगा, ये पक्का आएगा, जब बच्चा आएगा पापा को कुछ नहीं पता, क्योंकि आप जमाने के सामने से के साथ चले नहीं ना। उसने पूछा पापा ये एआई सिस्टम क्या होता है, आपने बोला नहीं, उसने कहा पापा को नहीं पता। उसने पूछा मशीन लर्निंग क्या होती है, पापा नहीं पता। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, ऑगमेंटेड क्या नाम है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, आपको नहीं पता। एआर और क्या नाम है, वीआर नहीं पता। तो जब ये नहीं पता तो कहेगा पापा को तो कुछ आता ही नहीं है मेरे, क्योंकि उसका जमाना एआर क्या, हमारा जमाना एआर और वीआर का है, ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी का जमाना, उसका जमाना तो और आगे हो जाएगा। एंड इफ यू नॉट अपडेट योरसेल्फ, ही विल आस्क यू। सबसे पहला क्वेश्चन बाप से पूछता है, मां से पूछेगा, बाप से पूछेगा, और बाप आंसर नहीं कर पा रहा है तो, या उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा धीरे धीरे उसके दिमाग में क्या परसेप्शन बनता है, मेरे पापा को कुछ नहीं पता। फिर एक टाइम और आता है जब अपना मेच्योर हो जाते हो, जब थोड़ा 35 साल के आगे जाते हो तो कहते यार नहीं मेरे पापा सही थे यार, उनको बहुत कुछ पता था। अब आपको एक्सपीरियंस आने लगा। अब जब आप 35 से ऊपर जा रहे हो ना, तो आपको अपने पापा से और प्यार होने लगा। क्यों, दोबारा से प्यार होगा, क्यों, क्योंकि आप बाप बन गए हो। आपको समझ में आता है कि आप जो है जब अपने बच्चे से प्यार करते हो, ठीक है, एक टाइम आता है जब कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद ना आपको प्यार आने लगता है। आपको अपना एहसास होता है कि मैं जो है, पापा सही कहते थे। क्योंकि ऐसा होता है, पापा कहीं ना कहीं सही थे, ठीक है, आप समझने लगते हो कि वो ना जानना, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को ना जानना कोई बड़ी बात नहीं, वो टेक्नोलॉजी है। जो उनको जानना था वो जाना उन्होंने, और जो जिस सिचुएशन में जो उनको करना था उन्होंने किया, और आज भी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आपको उनकी थिंकिंग मैच नहीं करेगी, जनरेशन चेंज है या कुछ ऐसा, लेकिन आपको ये प्यार आएगा कि यार मेरे पापा जो अपनी इंटेंशन से कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एक टाइम आएगा जब आप बाप बन जाओगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर वो क्या होता है कि अपने बच्चे, फिर आप सोचते हो आप वैसा तो बिहेवियर अपने पापा से नहीं कर सकते ना, जैसा आप चाहते हो कि आपका बेटा आपसे ना करे। है कि नहीं। सो दिस इज द वे। तो ये लोग नाराज हो गए। ये वो फेज है जब बेटा कंफ्लिक्ट वाला फेज है, जब बेटा नाराज हो रहा है कि मेरे बाप को कुछ नहीं पता, ठीक है। ये लोग बाप ही हैं, जाहिर सी बात है, इन्होंने कांग्रेस बनाई 1895 में, और ये आके भाई साहब ये लोग नए नए जो लोग आ रहे हैं, यंग लोग जो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, देखिएगा इसमें समझिएगा बात। जो नए नए लोग आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि मेरे बाप को कुछ नहीं पता, यानी मॉडरेट लोगों की जो प्रेयर पिटीशन और इससे सबसे कुछ नहीं होने वाला है। आप बात को समझिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाएंगे, मतलब बॉन फायर लगाएंगे, ठीक है। हम लोग बाइकआउट करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग, और धरना प्रदर्शन में को नहीं पता वायलेंस भी हो सकता है, और वायलेंस होते ही गवर्नमेंट को मौका मिलेगा और वो तुड़ाई शुरू करेंगे। अब सुनिए, जब कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया, दे वर नॉट सेटिस्फाइड, मॉडरेट वर, वो एक्सट्रीमिस्ट, एक ग्रुप हो गया एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल वाले, और एक है नरम दल। गरम दल वाले आर नॉट सेटिस्फाइड विद द नरम दल, वो सेटिस्फाई नहीं उनके प्रेयर पिटीशन इन सब चीजों से, तो वो अपना एजेंडा लेकर आना चाह रहे, ठीक है, कि हमें क्या करना है, बाइकआउट करना है, हमें तो रिवॉल्यूशन करना है, हमें तो ये करना है, यंग है, ब्लड है, उबल रहा है, डायरेक्ट एक्शन लेना है, ठीक है। ये बूढ़े लोग धीरे धीरे लिथार्जिक, पता नहीं कितना साल लगा देंगे आजादी, हमें तो चाहिए स्वदेशी, हमें तो चाहिए स्वराज। रिगार्डिंग कौन कर रहा है ये, एक्सट्रीमिस्ट। और एक्सट्रीमिस्ट कौन है, उसके मेन लीडर कौन है, 4 मेन लीडर के नाम आते हैं, क्या नाम है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, क्या नाम है, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, इन लोगों का नाम आता है। ये लोग बड़े उछल रहे थे, अंग्रेजों ने, उन्होंने कहा देखो भैया ज्यादा ना उछलो, दिक्कत हो जाएगी, एक्सपीरियंस मैटर्स, बाप बाप होता है, मान लो। इन्होंने कहा हम ना मान रहे भाई, तो हम तो ना मान रहे, अभी तो खून उबल रहा है 19-20 साल और धोखा खा सकते हो, लेकिन इन्होंने कहा ना भाई हम ना मान रहे। और बाप की बात जो नहीं मानता वो क्या होता है,
अगर दिमाग से नहीं चलता, अब ये नहीं है कि बाप ही बेवकूफी कर रहा हो, दारू पी के घूम रहा हो, अलग बात है, लेकिन ये बाप दारू पीने वाला नहीं है, ठीक बाप है, इंटेलिजेंट बाप है, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंटली बात काम कर रहा है, राइट। तो हो क्या रहा है भाई, इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इन्होंने पंगे किए 1905 के अंदर, पंगा किया कांग्रेस, कांग्रेस का 1905 में पंगा किया कि हमारा लीडर होगा, हमारा लीडर होगा। 1905 में बताओ कांग्रेस का वो कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? 1905 में बताओ कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है, जल्दी बताओ, बताओ, 2 नाम 3 नाम दे रहा हूं, जल्दी बोलो। दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंदो घोष, जल्दी बोलो। 1905 1905 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक, ओके। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है कौन? मॉडरेट लीडर्स में से हैं, बजट स्पीच देते हैं, मैंने बताया था 1905 में वो हैं। अब क्या होता है कि ये लोग कहते हैं हमारा बंदा लीडर बने, लेकिन बन कौन गया? गोपाल कृष्ण गोखले। वो आपको मैंने पहले बताया, वो शांत आदमी, वो कोई ज्यादा झगड़ा लड़ाई करने वाले आदमी है नहीं, बात समझ रहे हो ना, ही इज नॉट अ फाइटर वन, वो लड़ने वड़ने वाले आदमी है नहीं। तो उन्होंने कहा देखो यार ऐसा है ना कि ज्यादा पंगे ना लो, क्या ना लो, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट्स, उनसे तो वो सेटिस्फाई है नहीं, उनको लगता है मेरे बाप ने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि 1905 से जब बंगाल पार्टीशन की बात आई तो उन्होंने कहा भैया हम विरोध करेंगे, कौन? एक्सट्रीमिस्ट लोग कह रहे हैं ना हम विरोध करेंगे, और बहुत खतरनाक वाला विरोध करेंगे इसका, ठीक है ना। और ये लोग कह रहे हैं कि पूरे इंडिया में विरोध करेंगे। इंडिया, मॉडरेट लोगों को लग रहा है कि भाई साहब देखो इंडिया के अंदर अभी लोगों के अंदर इतनी नेशनलिस्ट वाली फीलिंग नहीं है कि तुम बंगाल पार्टीशन हो रहा है तो तमिलनाडु वाला चिल्लाएगा, ठीक है। आप एनर्जी अपनी वेस्ट करोगे पूरे इंडिया में जाके, आप बंगाल पे कॉन्सेंट्रेट करो। कौन कह रहा है? मॉडरेट, ठीक है, प्रेयर पिटीशन और ये सारे खेल। लेकिन ये कह रहे नहीं हम पेन इंडिया करेंगे, पूरा इंडिया, इनके अंदर ज्यादा देशभक्ति बढ़ रही है तो कह रहे हैं पूरे इंडिया में हम करेंगे, हम अलग अलग जगहों पे करेंगे और हर जगह से अंग्रेजों को परेशान करेंगे, राइट। वो कह रहे हैं आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी और आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि बंगाल पार्टीशन के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र वाले या तमिलनाडु वाले या आंध्रा वाले क्यों परेशान होंगे, इतना उनका सेंटिमेंट नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो ज्यादा नहीं है, उनको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये पार्टीशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं तो मान लेंगे, उनको थोड़ी ना लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं, उतना उनके समझ अभी नहीं आएगा, अभी इस लेवल पे आज हमारे व्हाट्सएप और क्या नाम फेसबुक यूनिवर्सिटी थोड़ी ना कि सारी चीज ऐसे आग की तरफ फैलेगी। अभी मणिपुर में क्या कंसर्न है, आप दिल्ली वाले बैठ के यहाँ पे रो रहे हैं क्या उसके लिए? गोलियां तो वहां चल रही है ना। तो कुल मिलाकर ये था कि समझ में यह आ गया कि भाई साहब ये जो है मॉडरेट लोगों का कहना है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोग कह रहे हैं नहीं, उनको तो लग रहा है कि सारा इंडिया है क्या और अभी सारा हम लोग स्वराज ले लेंगे, उसने ही नेशनलिस्ट है जितने वो हैं, ऐसा जितनी बार भी समझा गया है उतनी बार धोखा खाया गया, मैं गदर में भी बताऊंगा आगे। अब क्या हो रहा है कि ये लोग लगे हुए हैं कि हमें क्या करना है, हमें पूरे इंडिया में फैलाना है, बॉनफायर चलाना है, ये करना है वो करना है और हमारा एजेंडा होगा, लेकिन इनका एजेंडा अप्रूव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट कौन है? मॉडरेट है। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अब अगला सेशन होता है 1906 वाला, ठीक है। अब कहते हैं अब तो होगा भैया हमारा, अब तो हमारा प्रेसिडेंट होगा। कहां वाला? अब कह रहे हैं कि हमारा बंदा होगा, ठीक है, हमारा बंदा होगा। पहले सुनो ना, कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता वो क्यों बने उसकी कहानी है। अब मॉडरेट लोगों ने कहा कि अभी हुक्म का इक्का लो, ये लोग कह रहे हैं हमारा लीडर बनेगा, उन्होंने कहा ऐसा है भैया कि लीडर तो हम ना बनने देंगे, लीडर तो हमारा ही बनेगा, ठीक है ना। अब इन्होंने सोचा, दिमाग लगाया, फिरोज शाह मेहता वाला बहुत दिमागी थे, इन्होंने कहा कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं,
उस समय द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन एक ही बंदा था, क्या क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। बोला भाई दादा भाई नौरोजी को बना दो, शांत हो जाएंगे सारे, उनके सामने तो कोई बोलेगा नहीं। होता है ना कि जब बाप और बेटे में कुछ कंफ्लिक्ट हो तो दादा को लिया, दोनों को डांटेंगे, है ना? या किसी बीच के ऐसे आदमी के लिए हो जिसकी दोनों रिस्पेक्ट करते हो, गांव के किसी बड़े बुजुर्ग को लिया हो, ऐसा होता है ना? तो दादा भाई नेहरू जी दादा, इन्होंने दोनों में लड़ाई हो रही थी, उन्होंने जुगाड़ लगाया और बना दिया, और वही मॉडरेट आदमी लेकिन रिस्पेक्टफुल, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं सारे, एक्सट्रीमिस्ट भी करते हैं, मॉडरेट भी करते हैं। दादा भाई नौरोजी को बना दिया प्रेसिडेंट। अब फिर हार गए, फिर इनको झटका लगा, 1906 में भी झटका खा गए। फिरोज शाह मेहता एक में सेशन था नागपुर में होने वाला इधर, वहां पे फ्लैग का बहाना करके अगला सेशन फिरोज शाह मेहता ने करवा दिया सूरत में, और सूरत वाज द पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रोविंस, और बॉम्बे प्रोविंस जो है वहां के हैं बाल गंगाधर तिलक। और नियम क्या है बताओ? नियम यह है कि उस बंदे का, वहां का बंदा प्रेसिडेंट नहीं होगा, वहां का बंदा प्रेसिडेंट नहीं होगा जहां पे सेशन हो रहा है। नियम बताया था ना, प्रेसिडेंट वहां का बंदा नहीं बनेगा जिस प्रोविंस में सेशन हो रहा है। सूरत उस समय प्रोविंस था, बॉम्बे, बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट था सूरत, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे, बॉम्बे प्रोविंस के पार्ट थे, ठीक है ना? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे उसमें इन्होंने बहाना बनाया कि वहां फ्लैग, वहां तो क्या नाम है, बीमारी फैल रही है और हम लोग सेशन सूरत में करेंगे, ताकि, और ये दावेदार कौन था? बाल गंगाधर तिलक, वो मेन दावेदार थे। समझ में आ रही बात? तो मेन दावेदार बाल गंगाधर तिलक जो हैं, ठीक है, उनको हटाने के लिए फिरोज शाह मेहता ने खेल खेला। सूरत सेशन, अच्छा चलो वो जो भी हुआ, सूरत सेशन हुआ, तब इन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई हमारा एक लीडर थोड़ी ना है कि बाल गंगाधर तिलक नहीं तो लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष हो जाएंगे, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, कोई हो जाएगा, हमारा बंदा लेकिन बनेगा। वहां पे भी मेजोरिटी किसकी है? मॉडरेट्स की है। उन्होंने बना दिया किसको? रस बिहारी घोष को, घोष को नहीं, रस बिहारी घोष को। घोष तो एक्सट्रीमिस्ट में से, वो है टेररिस्ट वाले हैं, वो तो हथियार उठाने वाले हैं, ठीक है, घोष नहीं, रस बिहारी घोष। रस बिहारी घोष को बना दिया किसने? मॉडरेट्स ने, वो भी मॉडरेट आदमी। अब इनको गुस्सा देखो, ये रस बिहारी बोस और घोष में फर्क ध्यानिएगा। रस बिहारी घोष मॉडरेट कि उन्होंने बना दिया किसको? रस बिहारी घोष को। रस बिहारी बोस कौन है? मैंने बताया, अभी आगे आएंगे, रस बिहारी घोष आएंगे, अभी अभी बम मारेंगे, अभी हार्डिंग के ऊपर बम मारेंगे, सचिन सान्याल, रस बिहारी घोष वगैरह, वो बम मारने वाले आदमी है। घोष अभी आएंगे, बाद में आएंगे, 1911 में मारेंगे बम, हार्डिंग के ऊपर बम फेंकेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे, इंडियन नेशनल आर्मी भी बनाएंगे और गदर पार्टी भी पहुंचे रहेंगे। वो भी बड़ा डायनेमिक आदमी, बहरूपिया कहा जाता है, बहुत खतरनाक। लेकिन रस बिहारी बोस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रस बिहारी बोस को बना देते तो ये लोग तो पागल हो जाते खुशी से, ये भैया ये तो हमारा भी बाप है, ठीक है, ये तो सीधे बम मारता है। तो उसको, उनको नहीं बनाया, किसको बनाया है? रस बिहारी घोष को। ही इज मॉडरेट, ही इज मॉडरेट वन। तो अब नाराज हो गए बिपिन चंद्र पाल और क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक, और ये लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, अब नहीं बर्दाश्त होगा, 5 से बर्दाश्त कर रहे हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अब तो बम मारेंगे, वो मारेंगे, चप्पल मारेंगे। इन्होंने पैरों के चप्पलें उठाई और दे दनादन, और जूता उठा के मार दिया फिरोज शाह मेहता के ऊपर। कहाँ पे? अब फिरोज शाह मेहता छोटे मोटे लीडर तो है नहीं, बहुत बड़े लीडर है, और स्टेज पे मारा जूता फेंक के। अब ये लोग इतना गुस्सा हुए, उन्होंने कहा जाओ जो मर्जी वो करो। जैसे ना बाप से ज्यादा अकड़ोगे तो कहेगा जा मर्जी जो कर ले, फिर तो अपना ही पता चलेगा। अब इन लोगों ने कहा ठीक है, बस हम अपने हिसाब से करेंगे, हमें नहीं सुनना है, ठीक है ना, ना सुनो। अंग्रेजों, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, अब ये इन्होंने बॉन फायर शुरू किया, लगाना शुरू किया। उधर से मिंटो ने रिप्रेसिव पॉलिसीज अपनानी शुरू की, इन्होंने बॉन फायर लगाया, इन्होंने वायलेंस करना शुरू किया। उसने कहा ऐसी की तैसी मारना पीटना शुरू किया, सबको अरेस्ट किया। सबसे पहले उनको उठाया बाल गंगाधर तिलक को, और उठा के जेल में डाल दिया 7-8 साल के लिए सेडिशन चार्जेस पे, और फिर मतलब डाल दिया और बहुत कूटा, बहुत मारा। बिपिन चंद्र पाल को पीटा, और क्या नाम है, लाला लाजपत राय को समझ में आ गया कि यार ये सब बहुत गड़बड़, उनका मैं चाह रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को मुझे पढ़ाई करनी, वो चले गए। अरविंद घोष को ने कहा भैया मैंने आश्रम, अब मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हो गया, वो आश्रम खोल दिया उन्होंने। बाल गंगाधर तिलक जेल में, ठीक है ना, सबको शांत वांत करके सट दिया। और ये कर क्यों पाए? क्योंकि मॉडरेट शांत थे। मॉडरेट ने कहा जाओ जो करने करो, तुम जूता मारोगे हमें, जाओ। तो एक्सट्रीमिस्ट को शांत कर दिया, और इस तरह से पॉलिटिकल कांग्रेस का एक तरह से वैक्यूम आ गया है।
और जब पॉलिटिकल वैक्यूम कभी आएगा ना तो ध्यान रखेंगे टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ेंगी, ध्यान रखना इस बात। जब पॉलिटिकली लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, ये हिस्ट्री गवाह इस बात की, जब अपनी आवाज उठाने के लिए पॉलिटिकली लोगों को कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, जब उनको सही रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं रहेंगे, जब वहां पॉलिटिकल वैक्यूम होगा तो टेररिज्म एक्टिवेट होगा। और वहां पे टेररिज्म एक्टिवेट हुआ, हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, गदर पार्टी बनाई गई, मां कामा काटा मारो, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था कि पॉलिटिकली क्या करें, तो बस वायलेंस, बस उस समय वायलेंस का फेज आ गया है। और इन बिटवीन शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में। 1916 तक, ठीक है, लखनऊ पैक्ट तक, लखनऊ सेशन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ है कांग्रेस के बीच में, तब तक कांग्रेस मॉडरेट फेज में पड़ी हुई है, डोरमेंट फेज में, डोरमेंट फेज में ना। एक्सट्रीमिस्ट, देखो एक्सट्रीमिस्ट तो कूट दिए गए, मॉडरेट ज्यादा शांत हो गए, तो एंथुसियाज्म हो गया खत्म। तो कांग्रेस का ये एकदम रेसिस्ट पीरियड रहा है। 1916 के बाद फिर कांग्रेस एक्टिवेट हुई है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को कौन आ गया था? मिस्टर गांधी। दो ही वाज नॉट एक्टिव इन द पॉलिटिक्स शुरू में, बट गांधी के आने के बाद रिवाइव हुई हैं चीजें, समझ रहे हो ना? एक जन चेतना जागी है, तो ये गांधी का पीरियड आ जाएगा। उसके बाद गांधीयन फेज शुरू होगा, ठीक है, 1915 के बाद गांधीयन फेज शुरू होगा। लेकिन उससे पहले बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेज रहेगी, आप समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो कोई बम मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दैट इज। तो कुछ बात समझ में आई? समझ में आई ना? तो देखिए अभी हम बात करेंगे, अभी तो मैं स्लाइड से बात करूंगा, पैरागॉन चप्पल भी दिखाऊंगा आप लोगों को, उसमें बनाई हुई है, ठीक है, आई विल शो यू दैट। तो अभी हम लोग स्लाइड से बात करेंगे इंशाल्लाह कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या हुआ, और बंगाल पार्टीशन में क्या क्या था, बॉनफायर कैसे लगाया गया, क्या चीजें थी। एक मैंने आपको ओवरव्यू इंट्रो दे दिया है, समझ में आ गया? ठीक है, आप लोगों को समझ में आया?